हाल ही में एक फिल्म आई कंटारा। और फिल्म का नाम सुनकर ऐसा लगा कि कुछ अलग तरीके का अजीब सा नाम है, लेकिन जब दर्शक फिल्म देखने गए और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं बाहर आई, उसने कहीं ना कहीं हर किसी को अपने लोक से जोड़ा। लोक यानी सर्वसाधारण का वो हिस्सा, जीवन का वो हिस्सा जिससे आप जुड़े हैं, वो आपकी लोक संस्कृति का हिस्सा है। और कंतारा का मकसद ही यही था कि आपको अपनी लोक संस्कृति से जोड़े। और ये लोक संस्कृति है क्या? ये आपका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, संगीत, इन तमाम चीज़ों को जब जोड़कर एक मालों में पिरोते हैं तो वो एक लोक संस्कृति कहलाता है, जिसका आधार कोई पोथी या पतरा नहीं है, जिसका आधार जीवन का अनुभव है। और यही चीज़ एक लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक कला को जन्म देती है। नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज इसी विषय पर लोक संस्कृति, लोक परंपरा को संरक्षित कैसे करें, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है डॉक्टर पंकज तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक तरीके से एक नया बहस छिड़ चुका है, इस फिल्म के भी माध्यम से देखे और थोड़ा पीछे जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय पद्मश्री कपिल तिवारी जी ने जिस तरीके से मेहनत किया है और उनके मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोक संस्कृति, लोक परंपराओं पे गर्व से बात करते हैं, उसके बारे में काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा एक विस्तृत डिटेल आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक कलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लोक शब्द क्या है और लोक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसकी एटमोलॉजी क्या है। तो यदि हम देखें तो लोक शब्द जो है वो आप देखेंगे तो बहुत सारे जगह इस्तेमाल होता है और अंग्रेज़ी में उसे फोक कहा जाता है। फोक मतलब FOL के फोक बोलते हैं, उसमें एल साइलेंट है। तो जब इस पर विस्तृत बात हम करते हैं तो लोक शब्द इतना व्यापक शब्द है और इतना विराट शब्द है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं कि अकेला फोक शब्द जो अंग्रेज़ी का है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। पहली बात तो ये है। लोक शब्द की हम जब बात करते हैं तो लोक शब्द ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर वे समुदाय जो हज़ारों सालों से पूरे भारत के, पूरे विश्व के, मैं कहूँ विभिन्न अंचलों में अपनी बोली बानी, अपने तीज त्यौहार, अपनी वेशभूषा, अपने पहनावे, अपने चाल ढाल, अपने रंग रूप और अपने परंपराओं के साथ उपस्थित हैं। चाहे यदि हम भारत का संदर्भ लें तो आप देखेंगे तो पूर्वांचल है, वहाँ का अपना, वहाँ की संस्कृति अलग है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ही कम से कम 4-5 अंचल है। यहाँ मालवा बिल्कुल अलग है, मालवा की बोली अलग है, उनके पहनावा उनका अलग है, वेशभूषा अलग है, उनके तीज त्यौहार अलग हैं, उनकी लोक कलाएँ, उन लोक कलाओं में भी यदि हम बहुत अंदर जाएंगे तो ललित कलाएँ भी हैं, उसमें प्रदर्शनकारी कलाएँ भी हैं, नृत्य हैं, गीत है, संगीत है। तो पूरा एक ये सब मिलकर एक लोक संस्कृति बनती है किसी अंचल की। इसी तरह आप देखें निमाड़, मध्य प्रदेश में निमाड़ का जो इलाका है वो बिल्कुल अलग है, निमाड़ की बोली अलग है, निमाड़ी बोली। इसी तरह आप इस तरफ आते हैं तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड अपने आप में बहुत सारी लोक परंपराओं को समेटे हुए हैं, उनका पहनावा है, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी लोक कलाएँ हैं। इसी तरह आप देखें तो बघेलखंड है। इस तरफ आएंगे तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके तीज त्यौहार हैं। तो इस तरह से आप देखें तो एक आंचलिकता का आभास जो हमें होता है, आंचलिकता का जो आभास है वो वहाँ के लोक के माध्यम से होता है। वह लोक है, वह लोक समाज है जो कहीं ना कहीं नागरी समाज से थोड़ा भिन्न है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जिनके आचार विचार में कहीं ना कहीं आधुनिकता का तत्व हमें दिखाई देता है, वे जिसको हम कहते हैं कि वे एक सभ्य समाज की तरफ जाते हुए लोग हैं। आधुनिक बनने की, उनके कपड़े अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। तो लेकिन एक जो ग्राम्य जीवन की झांकी है, जो ठेठ है, जो सहज है, सरल है, जो जिसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल
बिल्कुल एक साफ पानी की तरह है, तरल है। ऐसे लोग जो हैं, वो जो समाज है लोक समाज, वो लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को लेकर चलने वाला समाज है। और आज भारत में जो हम जब जड़ों की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही समाज है जो रूट्स को पकड़कर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है, जैसा कि आपने कहा कि शहर और इन सब के बारे में, ये मान के चलते हैं कि लोग जो है वो शिष्ट समाज से उस तरीके से नहीं जुड़ा है, लेकिन शिष्ट समाज को प्रेरणा तो जरूर देता है। देखिए, हम शिष्ट समाज की जब बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो हो सकता है कि बैठने का तौर तरीका से लेकर आप जो एक लाइफ स्टाइल की बात करते हैं या एक सभ्यता की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन जो लोक समाज है और जो शिष्ट समाज है, बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो लोक समाज से ही शिष्ट समाज में आते हैं। और हर, चाहे आप कोई भी काल उठाकर देखें, महाभारत काल से लेकर रामायण काल से महाभारत, हर समय जो भी समय रहा है, जो भी युग रहा है, उसमें एक नागरीय समाज रहा है, एक लोक समाज रहा है और एक जनजातीय समाज रहा है। वे लोग जो वनों के भीतर हैं, जो प्रायः बड़े शांत क्षेत्रों के लोग हैं, जो अपनी बोली बानी के साथ, अपनी जनजातीय परंपराओं के साथ जीवित हैं, जो अपना आचार विचार कर रहे हैं, जो आचार व्यवहार कर रहे हैं, वे लोग। तो एक जनजातीय संस्कृति है, एक लोक संस्कृति है और एक नागरीय संस्कृति है। तो इस तरह तीन संस्कृतियों को हम मिलाकर देख सकते हैं और तीनों संस्कृतियों की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जब हम जनजातीय संस्कृति की बात करेंगे तो उसके अपने अलग तत्व हैं, उनकी विशेषताएं हैं और उनका जीवन भी बहुत सरल है, सहज है। उनकी अपनी रीति रिवाज हैं, उनके तीज त्यौहार हैं, उनका पहनावा बिल्कुल अलग है और वे प्रायः शांत लोग हैं, मौन धारण करने वाले लोग हैं और वे प्रकृति के सबसे निकट पहुँचे हुए लोग हैं। तो उनका जो जीवन है वो बिल्कुल अलग तरह का है। और उनसे जब हम ग्राम की तरफ आते हैं, ग्राम्य जीवन की तरफ आते हैं, तो हमें लोक समाज मिलता है। लोक समाज जो कहीं ना कहीं नगर के संपर्क में तो है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी खूबियां हैं, उसके पास अपना एक जीवन जीने का तरीका है। तो एक तरीके से हम ये देख रहे, जैसे आपने तीन हिस्से बताए समाज के, तो जो जनजातीय समाज है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत करीब भी रहा है और प्रकृति को बचाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। और जब उनकी परंपराओं की बात आती है तो उसमें प्रकृति के हर एक हिस्से में वो उनका कोई ना कोई रीति रिवाज जुड़ा हुआ है। और वहीं से आगे जब बढ़ते हैं तो एक लोक संस्कृति पनपती है जो ग्रामीण परिवेश में है। चाहे हम बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या बुंदेलखंड की बात करें, या हम दक्षिण भारत की तरफ बात करें, सब परंपराएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। कहीं वो गुड़ैया को पूज रहे हैं, कहीं बरगद के पेड़ को ब्रह्म बाबा के रूप में पूज रहे हैं, तो कहीं किसी और रूप में पूज रहे हैं। तो ये किस तरीके से लोक संस्कृति और लोक परंपराओं ने इस प्रकृति को बचाया है? देखिए, जब भी आप किसी लोक समाज या जनजातीय समाज की बात करेंगे तो उनके जो भी रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार हैं, या उनकी जो लोक परंपराएं हैं या जनजातीय परंपराएं हैं, या उनमें जो लोक कलाएं या जनजातीय कलाएं हैं, उनको जब भी आप गौर से देखेंगे तो उनके भीतर आपको हमेशा पर्यावरण के संरक्षण के संदेश दिखाई देंगे, पर्यावरण के संरक्षण की बात कहीं ना कहीं दिखाई देगी और उनके मूल में कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाने की भावना, ये आपको दिखाई देगी। इसके मूल में यही है। कोई भी लोक परंपरा आप उठाकर देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लोक संस्कृति, आप लोक संस्कृति की जैसे ही बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उस लोक समाज के आसपास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के द्वारा वे अपने जीवन में सौंदर्य भरते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कहीं पर बांस बहुत होता है तो आप देखेंगे कि उनका बैम्बूज़ का, बांस से ही उनके सारे क्राफ्ट आएंगे, बांस ही उनके रीति रिवाजों में दिखाई देगा। हर जगह आपको
दिखाई देगा। इसी तरह आप देखेंगे कि कहीं खजूर के पेड़ ज़्यादा हैं तो खजूर के पत्तों का इस्तेमाल पूरे क्राफ्ट में, पूरी परंपरा में आपको दिखाई देगा। इसी तरह आप देखेंगे कहीं कपास है तो कपास पूरा दिखाई देगा, कपास से ही वो चीज़ें बनेंगी, सामने आएंगी। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो सुदूर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जनजातीय क्षेत्र और लोक समाज के क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास का उपयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोक समाज है वो अपने आसपास के संसाधनों का अपने जीवन में उपयोग करता है और बहुत ही दूरदर्शिता पूर्वक, बहुत ही गंभीरता के साथ उसका उपयोग करता है। संसाधनों के प्रति यदि आपको गंभीरता देखना है तो आप जनजातीय समाज से ये सभ्य समाज को सीखना चाहिए, ये लोक समाज से सभ्य समाज को सीखना चाहिए। ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से जिस परिवेश में रहते हैं उसका भरपूर वो प्रयोग करते हैं। जैसे हाल ही में अभी ओरछा में राम राजा सरकार की बारात निकली तो उसमें खजूर के मुकुट बनाए गए थे, तो मुझे लगता है कि आपका भी अभिप्राय उसी से है। बिल्कुल, जैसे बुंदेलखंड में जब विवाह की जो परंपरा है उसमें जो दूल्हा और दुल्हन को जो मुकुट, जिसको मोर कहते हैं, वो पहनाया जाता है, वो मोर जो है वो खजूर के वृक्ष के जो सूखे हुए पत्ते हैं उनसे ही बनता है। तो यह एक परंपरा है। अब कालांतर में यह परंपरा विलोपित हो गई और आगे चलकर जो सभ्य समाज है उसने जनजातीय और लोक परंपराओं को त्यज दिया और कुछ अलग तरह से करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मूल में, आपकी जड़ों में वे ही परंपराएं जीवित हैं और अब वह समय आ गया है कि वो परंपराएं लुप्त होने की कगार पर हैं, उनके ऊपर एक खास तरह का खतरा मंडरा रहा है। तो यह सभ्य समाज की एक नैसर्गिक जिम्मेवारी है कि इस खतरे को समझें और कुछ ऐसे जतन करें कि लोक परंपराएं और लोक संस्कृति बची रहें। जैसे मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक जनजातीय और लोक संस्कृति के ऊपर एक मैगजीन थी चौमासा, जिसके संपादक पद्मश्री कपिल तिवारी जी भी रहे हैं, और उस चौमासे के हर एक अंक को अगर हम जब देखते हैं तो उसमें लोक परंपरा, लोक संस्कृति, जनजातीय संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से कहा गया और शायद यही उनका योगदान रहा है कि आज उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सुशोभित किया है और वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी जाने जाते हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एक बहुत बड़ा एक मॉडल कि किस तरह लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और जनजातीय संस्कृति को सहेज कर रखा जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों तक उन चीज़ों को सहेजा जाए, तो इसका श्रेय मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद को जाता है, जिन्होंने बहुत इस मामले में बहुत बड़ा काम किया है और एक तरह का एक मॉडल तैयार किया है पूरे देश के सामने कि हम किस तरह लोक समाज से जुड़कर उनकी परंपराओं को, उनकी लोक कलाओं को, जनजातीय कलाओं को बचा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप इसको एक मॉडल के रूप में तैयार किया है कि हम उनका संरक्षण, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करें। तो आप देखेंगे कि उन्होंने लोक समाज में उपस्थित जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग तरीके से संरक्षित करने का कार्य किया है। जैसे किसी लोक समाज में जैसे उनके तीज त्यौहार हैं, तो जो भी त्यौहार होते हैं, क्योंकि लोक समाज में लोक संस्कृति कहीं ना कहीं गहरे अर्थों में प्रकृति को पूजती है और प्रकृति से उसका संबंध है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जैसे भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, तो 6 ऋतुओं में जब समय बदलता है तो उस समय कुछ खास तरह के तीज त्यौहार आपको हर अंचल में देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे तो तीज त्योहारों को उन्होंने लिया है। जो भी संस्कार होते हैं, चाहे विवाह का संस्कार हो, चाहे नामकरण का संस्कार हो, और भी तमाम तरह के जो जीवन में संस्कार होते हैं जिनसे जीवन चलता है, उनको सहेजने का काम, पहनावे को सहेजने का काम, जो खास किस्म की वेशभूषा है, जैसे अब पगड़ियों की ही यदि हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने तरह की पगड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल। यदि राजस्थान की ही हम बात करें तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की पगड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के कलर होते हैं, अलग अलग तरह के रंग होते हैं और उनका एक खास किस्म का कोड भी होता है, बांधने का एक तरीका अलग होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग समाज में जो जनजातीय जीवन है या लोक समाज में जो जीवन है उसमें बहुत सारे रंग हैं
और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और उन्हें आपको संरक्षित करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इस मामले में जो मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद है, उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने इस दिशा में बहुत ही जिम्मेवारी और गंभीरता के साथ काम किया है। उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जैसे मालवा उठाया, तो मालवा अंचल में क्या क्या होता है, वहाँ कौन कौन सी लोक परंपराएं हैं, वहाँ लोक परंपराओं के बाद फिर लोक कलाएँ, और लोक कलाओं में भी यदि हम बात करेंगे तो दो तरह की होती हैं, एक प्रदर्शनकारी कला है और दूसरी ललित कला है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट कौन सी है, मतलब वहाँ कौन से नृत्य हैं, कौन से लोकनाट्य हैं, कौन से लोक संगीत है, कौन से लोक गीत हैं, इनको सहेजना, इनको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करके इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना और अपने वेब पोर्टल पर लेकर आना, उसका संरक्षण करना। इसी तरह यदि हम वेशभूषा की बात करें तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उस वेशभूषा को लेकर आना और अपने म्यूज़ियम में, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एक जनजातीय संग्रहालय के नाम से बनाया है, वहाँ देखेंगे, या आप जो इंदिरा गांधी मानव कला संग्रहालय जो है, इसमें तमाम जितनी भी जनजातियां हैं उनके सबके घर कैसे होते हैं, वो लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, वो सबको बहुत ही गंभीरता और सजगता के साथ वहाँ पर संरक्षित किया गया है। यहाँ तक कि किस मिट्टी से वो घर बनाए जाते हैं, उस क्षेत्र से वो मिट्टी लाकर उस तरह के घरों का निर्माण यहाँ पे एक बात और है, जैसे आपने बताया कि जिस तरह के घर और रहन सहन की बात है, इवन जो चूल्हे जिसमें वो खाना पकाते हैं वो भी हर लोक परंपराओं में अलग अलग है और उनका बनाने का तरीका अलग है, उससे जुड़ी हुई कई रीति रिवाज भी हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति जन्य हैं, ये भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित हैं। जैसे कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसका भूगोल बिल्कुल अलग है, जो मालवा है उसका भूगोल बिल्कुल अलग है। मालवा जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल पर है और वहाँ पर लंबी, एक गुजरात तक बहुत लंबी पट्टी है जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है और एक अलग तरह का माहौल है वहाँ का। लेकिन यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो ये पठारों पर बसा हुआ है, यहाँ का भूगोल बिल्कुल अलग है। तो यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं उससे प्रभावित होती हैं क्योंकि यहाँ अभाव है, यहाँ पेड़ पौधे भी उस ज़माने में कम थे, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पानी की कमी है। तो जो यहाँ पानी की कमी है तो उसका प्रभाव पूरे रीति रिवाजों में आपको नज़र आएगा। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के भूगोल पर भी निर्भर करता है। और जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि उनकी वेशभूषा, तो वेशभूषा का डॉक्यूमेंटेशन, कि इसमें उसके बारे में लिखना। जैसे आपने चौमासा का जिक्र किया, तो चौमासा में दरअसल ऐसे लोगों को, लोक कलाकारों को प्रेरित किया गया है कि वे अपने अंचल से अपने जो भी लोक जीवन है, लोक जनजीवन से चीज़ों को लेकर आएँ, उसे लिखें और वो चौमासा में उसका प्रकाशन हो। उनके कई अंकों में, जैसे उनके जो सामाजिक गीत हैं, शायद उसका कभी टंकन न हुआ हो, उसको अब एक रिटन फॉर्मेट में लाया गया है। बिल्कुल, उससे एक शब्दावली भी बनी, उसकी एक अपना डिक्शनरी भी तैयार हुआ, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में तो हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब जनजातीय जीवन या ग्रामीण जीवन में हम जाते हैं तो बोलने या सुनने को मिलता है वैसा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत बोलियों का देश है, बोली और भाषा में अंतर होता है। जो आपका एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो बोली में ही होती है, भाषा उसका बहुत ही परिष्कृत रूप है। तो बोलियाँ, चाहे वो जनजातियों की बोलियाँ हों, चाहे लोक समाज की बोलियाँ हों, इस पर भी चौमासा में काम किया गया है। और आप देखेंगे कि जैसे संगीत की हम बात करें तो लोक संगीत एक अलग तरह की चीज़ है और वो हर अंचल का अपना अलग अलग होता है। उनकी अपनी लोक धुनें हैं, उनके अपने स्वर हैं और उनकी अपनी अलग गायकी है, उनके लोक वाद्य भी अलग अलग हैं। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जो हमारे 5 अंचल हैं, उनके यदि अकेले लोक वाद्यों पर आप देखें तो सब भिन्न है। जैसे यहाँ बुंदेलखंड में नगाड़े के 3-4 रूप आपको मिलेंगे। इसमें एक छोटा टिमकी एक मिलेगी, एक छोटा नगाड़ा मिलेगा, एक बड़ा मिलेगा। इसी तरह एक ढपला करके एक वाद्य यहाँ है जो और अन्यंत्र कहीं पूरे भारत में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ बुंदेलखंड में ही आपको ढपला मिलेगा। रमतूला है,
तो जो ये रमतुला है, ये भी बुंदेलखंड का एक फूंक वाद्य है, लेकिन इसकी बनावट और इसकी जो ध्वनि है वो बिल्कुल अलग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अकेले लोक संगीत को ही ले लें तो आपको कई हज़ार पेज लग जाएंगे उसको लिखने में, उसको पूरा डॉक्यूमेंट करने में, क्योंकि हर अंचल के अलग अलग लोक वाद्य हैं, अलग अलग संगीत है। लोक संगीत में जैसे हम थोड़ा अंदर बात करें तो जैसे सुर और ताल की हम बात करें तो ताल और बजौटी बजाने का तरीका ये भी बहुत अलग है। आप देखेंगे तो कई तरह के तालों का प्रयोग आपको अलग अलग अंचलों में दिखाई देगा, कई तरह के फूंक वाद्यों का प्रयोग दिखाई देगा, कई तरह के घन वाद्यों का आपको प्रयोग दिखाई देगा। तो कहने का जो पूरा मतलब है वो ये है कि आपको पहले तो किसी अंचल की जो आंचलिकता है, जो उस लोक समाज का जनजीवन है, उसे समझने की ज़रूरत है। फिर उसमें जो व्याप्त उनकी कलाएं हैं, परंपराएं हैं, तीज त्यौहार हैं, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है और उसको आपको स्टेप बाय स्टेप पहले उसका चित्रांकन करना है, उसका ध्वन्यांकन करना है, उसे डॉक्यूमेंट करना है, फिर उसे सहेज कर इस तरीके से स्थापित करना है कि वो है लोगों के काम में आ सके, खासकर वे लोग जो इस विषय में शोध कर रहे हैं उनके काम में आ सके। दूसरा ये कि ये आगे की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। अभी इस दिशा में बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड में जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको लोगों ने इकट्ठा किया है और उन गीतों का ध्वन्यांकन, उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। उन गीतों को प्रकाशित किया गया है, उसको जो जैसे शादी में, विवाह में गाने वाले गीत हैं, जन्म के समय गाने वाले गीत हैं, और भी जितने भी संस्कार परंपराएं होती हैं उनमें जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनका एक पूरा कलेक्शन हुआ है। और उसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जो लोक धुनें हैं, जो संगीत की धुनें हैं, उनका स्वरांकन भी किया गया है, मतलब उसकी स्वर लिपि भी तैयार की गई है। तो इस तरह से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और ख़ास तौर पर वह समाज जो कि संपन्न है और जो जिसके पास यह विवेक है कि इसे संरक्षित करना है, उसे खास तौर पर जागरूक होना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुभव, श्रुति और परंपरा के आधार पर चलने वाली ये जो पूरी लोक संस्कृति है, जिसको हम लोक परंपरा या लोक संस्कृति का नाम देते हैं, आज कहीं ना कहीं एक संरक्षण की दौड़ में भी साथ साथ चल रहा है। जिसको विभिन्न तरीके से जो राज्य सरकारें हैं और देश की प्रशासन है उसको संरक्षण करने का कोशिश कर रही है, चाहे वो का माध्यम हमारे पद्मश्री कपिल तिवारी जी का अनुभव ही रहा हो, क्योंकि मध्य प्रदेश इसके लिए मतलब एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर है, हम कह सकते हैं। जिस तरीके से लोक परंपरा और जनजातीय परंपरा को सहेज के रखा गया, जिसका हम भोपाल में कई जगह पे दिग्दर्शन कर सकते हैं। जो म्यूजियम्स बने हैं उनमें बहुत तरीके से संजोया गया है। इवन हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में भी हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण उनके म्यूजियम में है। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।